नमस्कार दोस्तों। यह एक सच है कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है, उसे एक दिन रिटायर भी होना पड़ता है। परंतु रिटायर होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रायः कन्फ्यूजन रहता है कि उन्हें कौन-कौन से सेवानिवृत्ति लाभ या रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि केंद्र सरकार के कार्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले को क्या-क्या रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। इस स्लाइड में दिए गए लिस्ट के अनुसार ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें पहला है पेंशन, दूसरा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, तीसरा है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, चौथा है जनरल प्रोविडेंट फंड एंड इंसेंटिव्स, पांचवा है कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, छठा है लीव इनकैशमेंट और सातवां है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। अब प्रत्येक बेनिफिट्स के बारे में समझ लीजिए। इसमें पहला बेनिफिट है पेंशन। पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम पात्रता अवधि 10 वर्ष है। पेंशन नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत ही पेंशन प्राप्त करने के हकदार होते हैं। परंतु जहां तक पारिवारिक पेंशन या फैमिली पेंशन पाने हेतु पात्रता का सवाल है, तो 1 वर्ष तक लगातार सेवा करने के बाद यदि किसी सरकारी कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में मृत कर्मचारी की पत्नी या पति फैमिली पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। वैसे यदि किसी कर्मचारी की 1 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने से पूर्व ही दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो भी उनकी पत्नी या पति फैमिली पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। यदि उस सरकारी कर्मचारी को एप्रोप्रिएट चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा जांच की गई थी और उनके सरकारी सेवा के लिए उन्हें फिट घोषित किया गया था। अब ये जान लीजिए कि आपका पेंशन कैसे कैलकुलेट होता है। इसमें 2 अमाउंट को देखा जाता है। पहला लास्ट बेसिक पे और दूसरा अंतिम 10 महीने के बेसिक पे का एवरेज। इन दोनों अमाउंट में जो ज्यादा लाभकारी होगा, वही अमाउंट पेंशन के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। इस प्रकार उपरोक्त 2 अमाउंट में से ज्यादा फायदा वाले अमाउंट का 50% राशि ही आपका पेंशन होगा। यहाँ पर यह जानना बहुत ही जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति का न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए होता है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए होता है। दूसरा रिटायरमेंट बेनिफिट है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, अर्थात पेंशन का विनिमय या एक्सचेंज। केंद्र सरकार का एक कर्मचारी अपने पेंशन के एक हिस्से को एक मुश्त भुगतान के बदले बेच सकता है, किंतु यह पेंशन के 40% भाग से ज्यादा नहीं हो सकता है। यदि कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के अंदर पेंशन बेचने के विकल्प का प्रयोग करता है, तो उसे किसी चिकित्सीय जांच की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के बाद इस विकल्प का प्रयोग करता है, तो उसे बताए गए सक्षम अधिकारी के द्वारा चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। पेंशन की कम्यूटेशन करने पर कितनी राशि मिलेगी, यह कम्यूटेशन टेबल पर निर्भर करता है। पेंशन कम्यूटेशन की राशि के अनुसार प्रति माह मिलने वाली पेंशन की राशि कम हो जाएगी। कम्यूटेड पेंशन की राशि मिलने की तिथि से 15 वर्षों के बाद घटे हुए पेंशन को पुनः बहाल कर दिया जाता है। इसमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि यदि आप पेंशन बेचते हैं, तो भले ही पेंशन की राशि घट जाती है, परंतु डियरनेस रिलीफ ओरिजिनल पेंशन पर कैलकुलेट करके ही मिलता रहेगा। तीसरा रिटायरमेंट बेनिफिट है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी 3 प्रकार के होते हैं: रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, डेथ ग्रेच्युटी और सर्विस ग्रेच्युटी। पहले रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की बात करते हैं। इसे पाने के लिए न्यूनतम
5 वर्ष की सेवा जरूरी है। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कैलकुलेशन करने का तरीका इस प्रकार से है। प्रत्येक 6 महीने की सेवा करने के बदले सेवानिवृत्ति के समय का 1 माह के बेसिक प्लस डीए का 1/4 अमाउंट। ग्रेच्युटी का कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, जबकि इसका मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपए है। इस प्रकार यदि आप 33.5 वर्ष या उससे अधिक सरकारी सेवा दिए हैं, तो ग्रेच्युटी आपके अंतिम बेसिक प्लस डीए का 16.5 गुना होगा, परंतु यह राशि 20 लाख रुपए से अधिक बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है डेथ ग्रेच्युटी। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ग्रेच्युटी पाने के लिए न्यूनतम 5 वर्ष के सेवा की बाध्यता नहीं है। 1/1/2016 से ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि ऐसी स्थिति में 20 लाख कर दी गई है। डेथ ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन हम लोग निम्नलिखित तरीके से करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 1 वर्ष से कम सेवा किया है, तो ऐसी स्थिति में उसे ग्रेच्युटी बेसिक पे का 2 गुना मिलेगा। लेकिन यदि 1 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम सेवा किए हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें ग्रेच्युटी बेसिक पे का 6 गुना मिलेगा। 5 वर्ष से अधिक परंतु 11 वर्ष से कम की स्थिति में बेसिक पे का 12 गुना, 11 वर्ष से अधिक परंतु 20 वर्ष से कम की स्थिति में बेसिक पे का 20 गुना और 20 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक की स्थिति में प्रत्येक 6 महीने की सेवा के लिए एमोलमेंट का आधा मिलेगा, परंतु यह राशि अधिकतम एमोलमेंट का 33 गुना ही होगा। इसमें तीसरा है सर्विस ग्रेच्युटी। कुछ व्यक्तियों के लिए ऐसी स्थिति आ जाती है जब वे 10 वर्ष की सेवा पूरी किए बिना ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नियमानुसार इन्हें पेंशन नहीं मिलता है, परंतु वह व्यक्ति सर्विस ग्रेच्युटी पाने का हकदार हो जाता है। उस व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक 6 महीने की पूर्ण की गई सेवा के लिए आधे महीने का अंतिम बेसिक पे प्लस डीए का अमाउंट सर्विस ग्रेच्युटी के रूप में उसे मिलता है। रिटायर्ड पर्सन को मिलने वाला चौथा बेनिफिट है जीपीएफ। जीपीएफ रूल 1960 के अनुसार नीचे बताए गए 3 लोगों को जीपीएफ सब्सक्राइब करना जरूरी है। पहला, सभी टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट जो 1 वर्ष की लगातार सेवा कर चुका है। दूसरा, सभी री एम्प्लॉयड पेंशनर, परंतु इसमें वे शामिल नहीं है जो सीपीएफ के लिए इलिजिबल हैं। और तीसरा, सभी परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। जीपीएफ रूल उन पर लागू नहीं होता है जो सरकारी सेवा में 1/1/2004 को या उसके बाद आए हैं। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रत्येक माह जीपीएफ में अपना कंट्रीब्यूशन जमा करवाते हैं, किंतु सस्पेंशन की स्थिति में उनका जीपीएफ कंट्रीब्यूशन डिडक्ट नहीं होता है। सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व उनका जीपीएफ कंट्रीब्यूशन कटना बंद हो जाता है। सेवानिवृत्ति की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खाते में जितना अमाउंट जमा रहता है, वह अमाउंट उसे जारी कर दिया जाता है। इसके लिए आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। जीपीएफ रूल के अंतर्गत एक और स्कीम है और उसका नाम है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। यदि किसी कर्मी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके नॉमिनी को एक अतिरिक्त राशि मिलती है, जो जीपीएफ खाते में मृत्यु से ठीक पहले 3 वर्ष पहले के औसत शेष राशि के बराबर होती है। वैसे यह राशि 60,000 रुपए से अधिक नहीं होता है, परंतु इस बेनिफिट को पाने के लिए मृत्यु से पूर्व न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करना जरूरी है। रिटायर्ड पर्सन को मिलने वाला 5वां बेनिफिट कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड या सीपीएफ है। सीपीएफ रूल 1962 के अनुसार यह प्लान उनके लिए है
जो 1/1/2004 को या उसके बाद सरकारी नौकरी ज्वाइन किए हैं। इस फंड को ज्वाइन करने वाले ग्राहक को निर्धारित फॉर्म में एक नामांकन करना होता है, जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति को उस राशि को प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है जब सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए। इस फंड को सब्सक्राइबर अपने एमोलमेंट का 10% जमा करेगा, परंतु अपने सस्पेंशन या विदेश में नौकरी करने के दौरान वह अपना सब्सक्रिप्शन जमा नहीं करेगा। एम्प्लॉयर या उनका नियोक्ता भी 10% की राशि सब्सक्राइबर के खाते में डालेगा। सब्सक्राइबर अपने खाते से विशेष परिस्थिति में अपनी जमा राशि भी निकाल सकता है। जीपीएफ रूल के समान ही सीपीएफ रूल में भी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम की व्यवस्था की गई है, जो एम्प्लॉय की मृत्यु के बाद ही नॉमिनी को देय होता है। रिटायर्ड पर्सन को मिलने वाला छठा बेनिफिट है लीव इनकैशमेंट। असल में यह एक पेंशनरी बेनिफिट नहीं है, बल्कि यह सीसीएस लीव रूल के अंतर्गत दिया जाने वाला बेनिफिट है। सेवानिवृत्त अधिकारी के खाते में जमा अर्न लीव या हाफ पे लीव का ही नकदीकरण किया जाता है, जो अधिकतम 300 दिन तक ही देय है। रिटायर्ड पर्सन को मिलने वाला सातवां एवं अंतिम बेनिफिट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम या CGEGIS। सरकारी सेवा में रहने के दौरान अधिकारी के प्रत्येक महीने के सैलरी से एक फिक्स्ड अमाउंट काटकर सेविंग फंड में जमा कर दिया जाता है, जिस पर ब्याज भी अर्जित होता है। सेवानिवृत्ति के बाद यह राशि अधिकारी को दे दी जाती है। सेवानिवृत्ति के उपरांत कितनी राशि किनको मिलेगी, यह भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा जारी टेबल ऑफ बेनिफिट के अनुसार तय होता है। सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाने की स्थिति में इस स्कीम के तहत इंश्योरेंस कवर बेनिफिट की राशि मृत कर्मचारी के नॉमिनी को दे दी जाती है। इस प्रकार आपको मालूम हो गया होगा कि एक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के उपरांत कौन-कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा दें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।